नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। ये हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ का प्रोग्राम है जहाँ पर हम सवालों के ज़रिए तमाम अवधारणाओं को, तमाम कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगर आपके प्रश्न पत्र में उसको लेकर के कोई भी सवाल आता है तो उसको सॉल्व करने में आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। ये हमारी एमसीक्यू की वीडियो है, बेसिकली इकोनॉमी की वीडियो है जहाँ पर हम जो है एमसीक्यू के माध्यम से तमाम इम्पॉर्टेंट सवालों को, कॉन्सेप्ट्स को, अवधारणाओं को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखी जाए हमारी पहली खबर। तो हमारी पहली खबर में बेसिकली आपको जो है नई औद्योगिक नीति 1991 के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। सबसे पहला कथन अगर आप देखें तो आपसे कहा गया है कि सभी सरकारी उद्योगों का आरक्षण रद्द कर दिया गया। दूसरा कथन है सार्वजनिक क्षेत्र की दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए उनका विनिवेश किया गया। तीसरा कथन है कि यह पहली औद्योगिक नीति थी जिसमें विदेशी कंपनियों को भारत में बहुमत हिस्सेदारी की अनुमति दी गई। तो अगर इसके सही जवाब को देखें तो हमें बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है या फिर हैं। ऑप्शन को अगर आप देखें तो ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 या फिर ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पर सही है और पहला कथन यहाँ पर गलत है। गलत क्यों है? गलत है सभी शब्द की वजह से। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं, इसको विस्तार से समझने की अगर कोशिश की जाए तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। तो भारत में गंभीर आर्थिक स्थिरता के बीच में हम जानते हैं कि भारत में 1980 का जो अंतिम समय था वहां पर हमें बहुत ज़्यादा 1980 के दशक का जो अंतिम समय था वहां पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिली थी और इसी का परिणाम था कि 1990 के दशक की शुरुआत में यानी कि 1991 में भारत सरकार की ओर से लंबे समय से जो जिस जिस नीति की प्रतीक्षा की जा रही थी यानी उदारीकृत औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। इस नीति का उद्देश्य लक्ष्य था कि हमारी जो दक्षता है उसको बढ़ावा दिया जाए और आर्थिक विकास को तेज किया जाए। इसकी विशेषताओं की अगर आप बात करें तो सबसे पहले तो इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का आरक्षण रद्द कर दिया गया था। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, पिछले अगर कथन को आप देखें तो यहाँ पर सभी शब्द लिखा हुआ है, लेकिन सभी क्षेत्रों के लिए आरक्षण को रद्द नहीं किया गया था। कुछ क्षेत्रों के लिए आरक्षण को रखा गया था। आरक्षण को बेसिकली आप कह सकते हैं कि कम किया गया था। कौन कौन से क्षेत्रों में आरक्षण था? तो अभी भी 5 प्रमुख क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख स्थान जारी रहा, जिसमें आपका हथियार और गोला बारूद है, परमाणु ऊर्जा है, खनिज तेल है, रेल परिवहन है और खनन शामिल है। तो इस वजह से आपका कथन एक जो है वो गलत हो जाता है। इसके अलावा डी लाइसेंसिंग यहाँ पर किया गया, यानी कि उद्योगों की छोटी सूची को छोड़ करके सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया। अगर वर्तमान में आप देखें कौन कौन से क्षेत्रों के लिए औद्योगिक लाइसेंस की जरूरत है, अगर आप उस सूची को अगर आप देखें तो बहुत छोटी सी सूची आपको नजर आएगी। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस और रक्षा उपकरणों के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होती है। निर्दिष्ट खतरनाक रसायन के लिए यानी कि जो डेंजरस केमिकल्स होते हैं उनके लिए आपको जरूरत होती है। इसके अलावा औद्योगिक विस्फोट के लिए आपको जरूरत होती है। तंबाकू के सिगार, सिगरेट और निर्दिष्ट तंबाकू विकल्पों के लिए आपको जो है लाइसेंस लेना पड़ता है। तो कुछ ही ऐसी आपकी इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है और बाकी किसी भी इंडस्ट्री के लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र का विनिवेश भी किया गया, जिसका प्राथमिक उद्देश्य यही था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की दक्षता बढ़ाई जाए और उनकी कॉम्पिटिटिवनेस यानी कि प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दिया जाए। ये तभी किया जा सकता था जब सरकार की हिस्सेदारी वहां पर कम होगी, क्योंकि सरकार की हिस्सेदारी कम होगी तो प्राइवेट सेक्टर उसमें हिस्सा ले सकेंगे। तो इस वजह से कथन 2 यहाँ पर सही है। इसके अलावा विदेशी निवेश का उदारीकरण भी देखने को मिला, क्योंकि ये पहली औद्योगिक नीति थी जिसमें विदेशी कंपनियों को भारत में या भारतीय कंपनियों में बहुमत हिस्सेदारी हासिल करने की अनुमति दे दी गई। तो ऐसे 54 उच्च प्राथमिकता क्षेत्र वाले तय किए गए जहां पर 51% तक एफडीआई की अनुमति दी गई। और 51% तक अनुमति होने का मतलब यह है कि अगर कोई विदेशी एंटिटी किसी कंपनी की 51% हिस्सेदारी खरीद लेती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो विदेशी एंटिटी उस कंपनी की मालिक बन जाएगी। तो इस तरह से भारत में विदेशी कंपनियों के आगमन की शुरुआत होती है। तो इसके अलावा अगर आप वर्तमान समय में देखेंगे तो भारत के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 100% एफडीआई की अनुमति दे दी गई है। तो कई क्षेत्रों में पूरी तरह से विदेशी कंपनियां जो हैं शामिल हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को अगर आप देखें तो हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाजार बागानी यानी कि मार्केट बागानी की विशेषता है। अगर आप विकल्पों को देखें तो इसमें पहला विकल्प है ऑप्शन ए, खेत बहुत बड़े आकार के होते हैं। ऑप्शन बी, नीदरलैंड मार्केट गार्डनिंग का एक उदाहरण है।
ऑप्शन सी, ये उत्तर पश्चिम यूरोप के कम आबादी वाले क्षेत्रों में बहुत अच्छी तरीके से विकसित है। ऑप्शन डी, ये उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहां पर निम्न आय वर्ग के उपभोक्ता स्थित हैं। तो इसके सही जवाब को अगर आप देखें, इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सबसे सही जवाब है। और अगर आप इसके विस्तार से इसको समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें मार्केट गार्डनिंग को समझना होगा, बाजार बागवानी को समझना होगा। तो बाजार बागवानी बेसिकली ऐसी तरह की बागवानी होती है, इसी तरह की गार्डनिंग होती है जो कि केवल शहर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है की जाती है। तो जिन सब्जियों को, जिन फलों को, फूलों को शहर में सप्लाई किया जाना है, उसके लिहाज से अगर कोई गार्डनिंग कर रहा है, उसके लिहाज से अगर कोई फसलों को उगा रहा है, तो उसको आप कहेंगे मार्केट गार्डनिंग। अभी जो मार्केट गार्डनिंग है इसमें फार्म छोटे होते हैं और वहाँ जो है बेसिकली शहरों के बहुत ज़्यादा पास स्थित होते हैं। यानी कि ऐसी जगह पर आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर शहरों के साथ जो परिवहन संपर्क है, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन लिंक है, वो मजबूत होता है। और ऐसी जगहों पर आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेंगे जहाँ पर उपभोक्ताओं की जो उपभोक्ताओं का जो आय स्तर है, जो इनकम लेवल है, वो ज़्यादा होता है। क्योंकि आप खुद सोच करके देखिए, क्योंकि इतनी मेहनत कोई अगर करेगा तो सब्जियों के दाम भी ज़्यादा होंगे, और सब्जियों के दाम ज़्यादा होंगे तो गरीब लोग तो उसको खरीद ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह की जो बागवानी है, इस तरह की जो गार्डनिंग है, वो आपको स्पेसिफिकली शहरों के करीब और ख़ासतौर पर ऐसे शहरों के करीब देखने को मिलती है जहाँ पर अमीर लोग निवास करते हैं। ये श्रम और पूंजी गहन होती हैं, जिसमें पैसा बहुत लगता है, मेहनत बहुत लगती है। इसमें सिंचाई की जाती है, हाई यील्ड बीजेस का इस्तेमाल किया जाता है, हाई यील्ड जो आपके सीड्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है, कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रीन हाउस बेसिकली स्थापित किया जाता है, कृत्रिम हीटिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसमें बहुत सारा आपका पैसा लगता है। और ये जो खेती है ये आपको उत्तर पश्चिम यूरोप, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की घनी आबादी वाले औद्योगिक जिलों में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा नीदरलैंड की जब आप बात करते हैं, जैसे कि हमारा ऑप्शन बी क्योंकि सही है, तो नीदरलैंड जो है फूलों और बागवानी फसलों, विशेष तौर पर ट्यूलिप्स उगाने के मामले में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है, जो कि यूरोप के सबसे प्रमुख शहरों को भेजा जाता है। तो इसको आप जो है मार्केट गार्डनिंग के एक प्रमुख एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। अगले सवाल को देखें। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है। हमारे कथन है कथन एक, सभी फसलों की कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना। कथन दो, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण। कथन तीन, सामाजिक पूंजी विकास। कथन चार, किसानों को मुफ्त बिजली आपूर्ति। कथन पाँच, बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण माफ करना। कथन छः, सरकारों द्वारा कोल्ड स्टोरेज की सुविधा को स्थापित करना। इसके विकल्प को अगर आप देखें तो इसमें नीचे दी गई कूट का उपयोग करके हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन ए है केवल एक, दो और पाँच। ऑप्शन बी है केवल एक, तीन, चार और पाँच। ऑप्शन सी है केवल दो, तीन और छः। या फिर ऑप्शन डी है एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि यहाँ पर दो, तीन और छः कथन आपके सही हो जाते हैं, यानी कि कंप्यूटरीकरण, सामाजिक पूंजी विकास और इसके अलावा सरकारों द्वारा कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करना। अब सबसे पहले यहाँ पर हमारे लिए जो शब्द इंपॉर्टेंट है वो है बेसिकली सार्वजनिक निवेश का क्या मतलब है, यानी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट के मतलब को अगर आप समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये है कि राज्य यानी कि स्टेट। अब स्टेट की डेफिनेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका केंद्र सरकार आ जाती है, राज्य सरकार आ जाती है, स्थानीय सरकारें आ जाती हैं, जैसे कि पंचायतें हो गई, नगर पालिका हो गई, या फिर सरकार के स्वामित्व वाली कोई कंपनी आ जाती है, पब्लिक सेक्टर कंपनी आ जाती है, या पब्लिक सेक्टर यूनिट आ जाता है, कोई पीएसयू आ जाता है। तो इनके द्वारा जो निवेश किया जाता है, जिसका उद्देश्य मुख्य तौर पर हमारी आधारभूत संरचना को विकसित करना, जैसे कि सड़क हो गया, पुल हो गया, रेल हो गया, हवाई अड्डे हो गए, या फिर किसी नवीन गतिविधि में निवेश करना, जैसे कि बुनियादी अनुसंधान हो गया, या इनोवेशन के लिए रिसर्च करना, या फिर हरित क्षेत्र में निवेश करना। इसके लिए जो भी संसाधन लगाए जाते हैं, जो भी निवेश किया जाता है, उस निवेश को आप जो है सार्वजनिक निवेश कहते हैं, उस निवेश को आप जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। जिससे होता क्या है, इससे बेसिकली उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है, यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और जीवन का उच्च स्तर प्राप्त होता है, यानी कि लोगों का जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसमें सुधार होता है। अब सबसे पहले एक एक करके इनको अगर आप देखें तो सबसे पहले आपका एग्जाम्पल था एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो किसानों के लिए एमएसपी निर्धारित करके बेसिकली उन्हें जो है मूल्य में गिरावट से बचाया जाता है। तो एक बीमा पॉलिसी के तौर पर ये काम करता है। इसे आप एक बाजार हस्तक्षेप तंत्र के तौर पर भी देख सकते हैं। लेकिन इससे बेसिकली उत्पादकता में कोई सुधार नहीं होता, इससे प्रोडक्टिविटी में सुधार नहीं होता है। तो इस तरह से अगर आप एमएसपी तय भी करते हैं तो इसको आप जो है सार्वजनिक निवेश नहीं मान सकते। इस वजह से कथन एक आपका गलत है। आगे अगर आप देखें तो प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण से कृषि क्षेत्र में उत्पादकता जरूर बढ़ेगी।
प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि ऋण देना और ज़्यादा आसान हो जाएगा और समय बचेगा। तो इसे आप जो है कथन 2 सही मान सकते हैं। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज की सुविधा अगर स्थापित की जाती है तो इससे किसानों को सहायता होगी, उनकी उत्पादकता बढ़ेगी, उनको भंडारण की सुविधा प्राप्त होगी। तो इस वजह से कथन 6 भी यहाँ पर सही है और इस तरह आपका विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो यहाँ पर हमने विकल्प सी को देखा, विकल्प सी यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को अगर आप देखें तो अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा गेहूं और चावल के लिए मूल्य स्तर का निर्धारण इसका एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रशासित मूल्य, ऑप्शन बी बाजार मूल्य, ऑप्शन सी नियंत्रण मूल्य या फिर ऑप्शन डी समर्थन मूल्य। तो इसका जो सही जवाब होगा कि ये जो मूल्य आपका कृषि और लागत आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है वो समर्थन मूल्य का एक उदाहरण है। तो इसका सही जवाब क्या है? समर्थन मूल्य। तो सबसे पहले कृषि और लागत आयोग की अगर आप बात करें तो ये आपका भारत में जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है उसके तहत एक केंद्रीकृत एजेंसी के तौर पर, एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी के तौर पर काम करती है, जो कि भारत में गेहूं और चावल के लिए मूल्य का निर्धारण करती है और एमएसपी डिसाइड करती है। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है डिसाइड किया जाता है। ये सरकार द्वारा बाजार मूल्यों या कुछ मूल्य स्तरों का समर्थन करता है। तो इस तरह से विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल को देखें आप। अगले सवाल में पूछा गया है आपसे कि भारत में जैविक खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है कि राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम यानी एनपीओपी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशा निर्देशों और निर्देशों के तहत संचालित किया जाता है। हमारा दूसरा कथन है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी अपेडा एनपीओपी के कार्यान्वयन के लिए सचिवालय के रूप में काम करता है। हमारा तीसरा कथन है कि सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है यानी कि कंप्लीट ऑर्गेनिक स्टेट बन गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या फिर है? अगर विकल्पों को आप देखें तो पहला विकल्प है केवल 1 और 2, दूसरा विकल्प है केवल 2 और 3, तीसरा विकल्प है केवल 3 और चौथा विकल्प है 1, 2 और 3। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पर कथन 2 और 3 सही है और कथन 1 जो है गलत हो जाता है। इस पर विस्तार से आप चर्चा करें। सबसे पहले इस कार्यक्रम को देखें तो कार्यक्रम का नाम है राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आपका केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत संचालित किया जाता है। तो इस तरह से आपका कथन 1 जो है वो गलत हो जाता है। इसके अलावा एनपीओपी जो कार्यक्रम है ये राष्ट्रीय मान्यता नीतियों के माध्यम से, राष्ट्रीय स्तर की नीतियों के माध्यम से बेसिकली जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय मानकों के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। यानी बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये जो आपका कार्यक्रम है ये भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से शुरू किया गया है, जो कि राष्ट्रीय मानकों के निर्धारण का काम करता है कि भारत में जैविक कृषि के मानक क्या होंगे, कौन से मानकों के आधार पर, कौन से स्टैंडर्ड्स के आधार पर आप ये कहेंगे कि ये जो पर्टिकुलर खेत है इस खेत में जैविक कृषि हो रही है या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। तो वो मानक डिसाइड करने का जो काम है वो एनपीओपी कार्यक्रम के तहत किया जाता है। यहाँ पर अनुमोदित मापदंडों के अनुसार जैविक कृषि और उत्पादकों के लिए प्रमाणन कार्यक्रमों के मूल्यांकन के साधन प्रदान करता है। यानी कि यहाँ पर उनके सर्टिफिकेशन की भी बात की जाती है कि जिस भी खेत में ये जो मापदंड है वो पूरे होंगे उस खेत को जो है एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ इस खेत में जो है आपका जैविक कृषि की जा रही है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो आपका अपीडा है यानी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण अधिनियम 1985 के तहत की गई थी। और अपीडा जो है वो एनपीओपी के एक सचिवालय के तौर पर, सेक्रेटरीट के तौर पर काम करता है। तो इस तरह से आपका कथन 2 सही हो जाता है। इसके अलावा 2016 में अगर आप देखें तो लगभग 75,000 हेक्टेयर भूमि पर जैविक प्रथाओं को लागू करके सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया था। तो इस तरह से कथन 3 यहाँ पर सही है और जो विकल्प बी है वो सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ के देखते हैं अगले सवाल को आप देखें तो इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीतियों का हिस्सा नहीं है। हमारे ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन ए है पहले से ही खेती की गई भूमि पर फसल की सघनता, ऑप्शन बी खेती योग्य और प्रति भूमि को जुताई के तहत खेती योग्य क्षेत्र में वृद्धि करना, कथन 3 है अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का उपयोग करना, कथन 4 है नकदी फसलों की जगह खाद्य फसलों को बढ़ावा देना। अब यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। अब ऑप्शन सी क्यों सही है? ऑप्शन सी इस वजह से सही है कि ये जो 3 आपके विकल्प हैं ये तीनों तो भारत की आज़ादी के बाद लागू किए गए थे, लेकिन आपका ये जो ऑप्शन सी है ये भारत की आज़ादी के समय लागू नहीं हुआ था, बल्कि ये आपका हरित क्रांति 1960 के दशक के आसपास भारत में
लागू किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। अब अगर इसके विस्तार की आप बात करें तो औपनिवेशिक सरकार के आगमन से पहले, यानी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले अगर आप देखेंगे तो भारत कृषि अर्थव्यवस्था में काफी हद तक आत्मनिर्भर हुआ करता था। लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि और संबद्ध गतिविधियों में कम उत्पादकता के रूप में प्रभावित किया गया। बहुत ज़्यादा कम प्रोडक्टिविटी देखने को मिली हमें औपनिवेशिक शासन के दौरान, जिसकी वजह से हम जो है इस पूरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पिछड़ गए एग्रीकल्चर के सेक्टर में। अब जब भारत आज़ाद हुआ तो सरकार का प्राथमिक लक्ष्य यही था कि भारत को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके लिए सरकार की ओर से कई उपाय अपनाए गए। जैसे सबसे पहले तो जो पहले से ही खेती योग्य भूमि थी उस पर फसल की सघनता को बढ़ाया गया, उसकी डेंसिटी को बढ़ाया गया। कृषि योग्य और जो प्रति भूमि को जोत करके कृषि योग्य क्षेत्रफल में वृद्धि की गई, यानी कि जिस जमीन पर अभी तक खेती नहीं की जा रही थी उसको बढ़ाया गया, वहां पर खेती की शुरुआत की गई। इसके अलावा नकदी फसलों से खाद्य फसलों की ओर बढ़ावा दिया गया, यानी कि जो आपकी कैश क्रॉप्स हैं उनको ज़्यादा प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई। इसके अलावा अगर आप देखें तो नकदी फसलों से खाद्य फसलों की ओर बढ़ावा दिया गया, इसको हमने देखा। लेकिन जो आपका उच्च बीज वाली किस्में थी, यानी कि हाई यील्ड वेराइटीज जो थी, इन हाई यील्ड वेराइटीज का इस्तेमाल आपका आज़ादी के बाद नहीं किया गया था, बल्कि इन हाई यील्ड वेराइटीज का जो इस्तेमाल है वो आपको बेसिकली भारत में हरित क्रांति के दौरान 1960 के दशक में देखने को मिला था। तो इस तरह से आपका विकल्प सी जो है वो सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़े आप अपने अपने अगले सवाल को देखें तो हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। हमारा पहला कथन है कि केंद्र सरकार प्रत्येक चीनी मौसम के दौरान गन्ने का वैधानिक न्यूनतम मूल्य तय करती है। हमारा दूसरा कथन है कि चीनी और गन्ना आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आवश्यक वस्तुएं हैं। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है या फिर सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही कथन यहाँ पर सही जवाब हो जाते हैं। सबसे पहले गन्ने की अगर आप बात करें तो गन्ने का जो मूल्य डिसाइड होता है वो एमएसपी नहीं होता। गन्ने का मूल्य कृषि और लागत मूल्य आयोग द्वारा फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस डिसाइड किया जाता है, यानी कि उचित और लाभकारी मूल्य डिसाइड किया जाता है। और ये बेसिकली डिसाइड तो आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है, लेकिन इस पर अंतिम जो डिसीजन है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है। इसके अलावा चीनी और गन्ना जो है बेसिकली इन दोनों ही चीज़ों को आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। ये अधिनियम केंद्र और राज्यों को बढ़ती कीमतों के मद्देनजर कुछ वस्तुओं के उत्पादन और आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। तो इस तरह से कथन 2 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। वर्ष 2020 में सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया और अधिनियम की धारा 3 में एक नई उपधारा को शामिल किया था। अब इसके अलावा हमारा अगला सवाल आप देखें, अगला सवाल है हमारा ई नाम को लेकर के। सवाल में आपसे पूछा गया है कि ई नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है कि ये एकीकृत बाजारों में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके कृषि विपणन में एकरूपता को बढ़ावा देता है। हमारा दूसरा कथन है लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम ई नाम को लागू करने की प्रमुख एजेंसी है। इनमें से कौन सा से कथन सही है या फिर है? अगर ऑप्शंस को आप देखें, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। सबसे पहले ई नाम की अगर आप बात करें, राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत बाजार बनाने के लिए मौजूदा APMC इन मंडियों के नेटवर्क को जोड़ता है। ये एकीकृत बाजारों में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके खरीदारों और विक्रेताओं के बीच में सूचना विषमता को दूर करता है और वास्तविक मांग और आपूर्ति के आधार पर वास्तविक समय मूल्य खोज को बढ़ावा देकर के कृषि विपणन में एकरूपता को बढ़ावा देता है। तो कथन एक यहाँ पर आपका सही हो जाता है। इसके अलावा कृषि और किसान विपणन मंत्रालय के तत्वाधान में ई नाम को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी कौन सी है? इसका नाम है आपका SFAC, यानी कि लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम। तो कथन 2 भी आपका यहाँ पर सही हो जाता है और इस तरह से विकल्प सी सही जवाब हो गया है। चलिए, अंत में एक अंतिम सवाल अभ्यास प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल देखें आप। सवाल आपसे पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कथन एक अगर आप देखें तो कथन 1 है कृषि ऋण की मांग बढ़ी है। कथन 2 है शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर श्रमिकों का विस्थापन हुआ है। कथन 3 है इसका ग्रामीण क्षेत्रों में आय वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। और नीचे दी गई कूट का उपयोग करके हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। हमारे उत्तर हैं, हमारे विकल्प हैं ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ
शेयर कीजिएगा और हमारी पूरी पूरी जो सीरीज़ है उसको भी आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।